स्वागत है दोस्तों आप सभी का रामा इस चैनल पर। मेरा नेम है रिचा और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 11 जो हमारा है वो क्लास 6 की एनसीईआरटी का है, जिसका नेम है नए साम्राज्य और राज्य। इसमें कुछ हम अलग अलग साम्राज्यों के बारे में देखेंगे, जैसे सातवाहन हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, अलग अलग जो वंश रहे हैं, साथ ही में उनमें राज्य कौन कौन से राजा आए, उन्होंने किन किन टेरिटरीज़ को जीता, उन सभी के बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है क्या बताती हैं आखिर प्रशस्तियाँ। देखिए प्रशस्तियाँ जो हैं अलग अलग राजाओं के द्वारा लिखी गई थी। कुछ राजाओं ने अपनी लिखवाई हैं, कुछ के रिलेटिव्स वगैरह ने लिखी हैं, या कुछ उनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे उन्होंने लिखी हैं। तो हमने सबसे पहले अगर बात करें गुप्त वंश में शासक आते हैं समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बार सुन रखा होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। समुद्रगुप्त ने भी अपने अभिलेख वगैरह लिखवाए थे, उनसे पता चलता है। उनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन, उन्होंने एक संस्कृत में कविता लिखी थी जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो 17 साल पहले इसे लगभग लिखा गया था। इलाहाबाद में जब इस स्तंभ की खुदाई हुई तो ये प्रशस्तियाँ यहाँ पे मिली थी। तो प्रशस्तियाँ डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो राजा वगैरह लिखवाते थे, ताकि इन फ्यूचर जो भी उनके जनरेशन्स आए वो उन्हें याद रख सके। हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में देखते हैं चैप्टर 10 में। इससे पहले वाला जो चैप्टर मैंने परसों अपलोड किया था उसमें हमने बात की थी गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। सातवाहन वंश से बिलोंग करते थे, इनके बारे में क्या क्या था सारी जानकारी हमने देखी थी। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जो गुप्ता पीरियड से आते हैं, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो इनके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। हम समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ आखिर क्या बताती हैं। अगर हम समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में देखें तो वहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में ये पता लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा कुशल योद्धा था, युद्धों में जीतने वाला राजा था। जितने भी युद्धों को लड़ते थे उतने में सफलताएं हासिल करते थे। काफ़ी बड़े विद्वान थे, उनके राज्य में काफ़ी कवि वगैरह भी रहा करते थे। साथ ही में वो भी कला प्रेमी थे। समुद्रगुप्त जो थे वो भी एक काफ़ी बड़े कला प्रेमी थे, उन्हें भी कलाओं से बहुत ज़्यादा प्रेम था, क्योंकि आगे चलकर वो जब अपने सिक्के चलवाते हैं तो उन सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा कला प्रेमी रहे होंगे। अगर योद्धा हम समुद्रगुप्त की बात करें तो यहाँ पे उसके बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे कहा गया है, जिनका युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों में दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये कि यहाँ पे आपको ये इमेजिन करना है कि ये योद्धा की क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि एक सफल योद्धा जो है वो वही होता है जो बहुत अच्छे से अपना युद्ध करता है, नेतृत्व भी करता है और उस युद्ध को जीतता है। ये कुछ उनके सिक्के हैं, उनके कॉइन्स हैं, जहाँ पे उन्हें वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। कुछ और भी उनके वो हैं। साथ ही में इनकी कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं। ये क्वालिटीज़ जो है इन्हें आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इन्होंने समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था और बाद में समुद्रगुप्त ने हराकर जो आर्यावर्त के 9 राजा हुआ करते थे उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जब हम अपने चैनल में एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ लॉन्च करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कुछ मैंने इससे पहले लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें विज़िट कर सकते हैं। बट अगर नहीं तो हम एक बार दोबारा से स्टार्ट करेंगे जिसमें पूरी स्टोरीज़ की बात करेंगे और वो स्टोरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। उसके बाद दक्षिणापथ के भी शासक आते हैं। यानी यहाँ पे एक्चुअल में ये बताने की कोशिश की गई है कि उन्होंने किन किन टेरिटरीज़ को जीता है, जिसे आगे हम मैप में देखेंगे। यहाँ पे वही जो मैप में कलर वगैरह से डिनोट किया गया है, जो एरियाज़ उन्हीं को बताया गया है। तो इसे एक बार कोशिश करिएगा कि आप अपनी बुक में रीड कर लीजिएगा। और ये तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाती हूँ, अगर नहीं भी आप रीड करते हैं तो वीडियो को ही पॉज करके उसे रीड कर लीजिएगा। अगर बुक से नहीं रीड करना पसंद करते फिर हम एक
ये जब हमारी क्लासेस की समरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक क्विक रिवीजन सीरीज़ चलाएंगे। उसमें एनसीईआरटीज़ को नोट्स के थ्रू या बोर्ड के थ्रू क्विक रिवीजन कर लेंगे, जो जो मेन चीज़ें हैं उससे भी बहुत ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पिंक कलर में दिया गया है वो आंतरिक राज्य हैं, जो लाइट ब्लू में दिया गया है वो बाहरी राज्य होंगे, और जो ग्रीन में दिया गया है वो राज्य हैं जो आर्यावर्त के अंतर्गत आते थे और समुद्रगुप्त ने उन्हें जीता था। काले काले जो होंगे स्पॉट्स वो नगर हैं, और रेड कलर के वो एरियाज़ हैं जो गुप्त वंश के द्वारा जीते गए हैं। तो अब यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, इधर पाटलिपुत्र, नालंदा आ जाता है, इधर वल्लभी, भरौच, उज्जैन, सातवाहन, अजंता। कुछ एरिया जो थे वो नगर के थे, कुछ जीते गए एरियाज़ थे। तो ये सारे मैप में डिनोट किए गए हैं कि कौन कौन से एरिया जो हैं वो जीते गए थे, कौन कौन से आंतरिक राज्य थे ऑलरेडी मिले थे, कौन से उनके आसपास के बाहरी राज्य थे जो पड़ोसी राज्य थे समुद्रगुप्त के या फिर गुप्त वंश के। वंशावलियाँ, आखिर ये वंशावलियाँ हमें क्या बताती हैं? तो वंशावलियों के बारे में बात करें तो हमारे पूर्वजों के बारे में बताती हैं। जैसे आज भी हमने अपने मदर फादर से सुना होगा कि तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, तुम्हारे दादा दादी ऐसे थे, वैसे। तो हमारी जो भी हमारे पूर्वजों में क्वालिटीज़ रहती हैं वो हमें उनके द्वारा बताई जाती हैं। तो वैसे ही अगर हम वंशावलियों के बारे में देखें तो प्रशस्तियाँ जो होती हैं वो हमारे शासकों के वंशावलियों के बारे में ही बताती हैं। अब जैसे कोई गुप्त आज भी हम देखते हैं कि कोई गुप्ता कास्ट से बिलोंग करता है तो वो अपनी गुप्ता की एग्जांपल्स देता है। आज भी जो इंडिया में देखते हैं वो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो अधिकांश जो प्रशस्तियाँ हुआ करती थी वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। ये प्रशस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के दादा, परदादा, नाना, नानी, ये जो फैमिलीज़ थी उनके बारे में बताती हैं। समुद्रगुप्त की मदर का नेम जो था वो कुमार देवी था। कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी। गढ़ हमने जब इसे काफ़ी मे बी 5th या 6th चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें ये कहानी देखी थी गढ़ों के बारे में। 16 महाजनपद और गढ़ हुआ करते थे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने गढ़ हुआ करते थे। तो लिच्छवीगढ़ की थी। पिता जो थे इनके चंद्रगुप्त गुप्त वंश से बिलोंग करते थे। तो अगर कभी इनके समुद्रगुप्त के फादर का कोई नेम पूछे तो चंद्रगुप्त था। जिन्होंने चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की। ये अपने फादर की बिल्कुल नक्शे कदम में चलते हैं। नक्शे कदम का मतलब है कि इनके फादर ने जितने अच्छे अच्छे कार्य किए थे ये भी उतने ही अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। इन्होंने इनके दादा और परदादाओं में अगर हम देखते हैं तो हमें महाराजा की उपाधि का जिक्र मिलता है। अगर हम महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि की बात करें तो महाराजा जो उपाधि हुआ करती थी ये भी एक प्रकार का टाइटल हुआ करता था, लेकिन उस समय इस टाइटल को ऐसा देखा जाता था कि ये किसी न किसी के अंडर में रूल कर रहे हैं या किसी न किसी के सामंत थे। लेकिन महाराजा धीराज का मतलब है राजाओं के भी राजा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें एक देखने को मिलता है कि जो गुप्ता वंश था वो फ्रीली इमर्ज करता है। पहले किसी न किसी के अंडर में रूल कर रहा था, किसी न किसी से स्वतंत्र हुआ था, फिर उसके बाद वो अपनी ही सत्ता स्थापित करता है और फिर एक अपना ह्यूज एम्पायर खड़ा करता है। तो समुद्रगुप्त के बाद उनके शासकों, उनके जो बेटे आते हैं, समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनके बारे में भी हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है। इन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम जो शक शासक थे उन्हें परास्त किया था। शक एक डायनेस्टी थी तो शक शासक को परास्त कर दिया था। उसके अलावा इसमें बाद में ऐसा कहा जाता था कि ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार जो है वो विद्वानों से भरा हुआ है और काफ़ी सारे कवि, कालिदास और खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट जो थे वो उनके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि समुद्रगुप्त जो थे ये काफ़ी ज़्यादा कला प्रेमी थे। तो इनके बारे में काफ़ी सारी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित। यहाँ पे आपको जितनी इसमें बातें बताई गई हैं मैं वही बता रही हूँ। इनके बारे में और इंटरेस्टिंग टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनके डायनेस्टीज सारी वो हम अपने रामायण चैनल में अपलोड करेंगे, तो आगे आप लोग
लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि यार अगर नहीं पसंद आते हैं वीडियो तो मत किया करिए सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं आप लोग, तो उससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। तो ऐसा आप लोग नहीं किया करिए। अगर नहीं पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया करिए। जैसे देखो कि इतना सब्सक्राइबर हो गया तो चलिए खुशी मिलती है कि चैनल जो है वो ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग जो है वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं तो उससे बहुत ही बुरा फील होता है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं किया करिए, रिक्वेस्ट है। आगे हम देखते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। ये भी गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से जैसा कि पता चलता है। तो नेक्स्ट जो शासक आते हैं उनके बारे में भी हमें इसी से ही पता चलता है। उसी के बाद एक नेक्स्ट रूलर आते हैं समुद्रगुप्त के बाद ही हर्षवर्धन। इन्होंने करीब लगभग 1400 साल पहले तक शासन किया था। इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। देखिए दरबारी कवि का ना, आप बार बार दरबारी कवि सुनते होंगे। दरबारी कवि का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था। अगर कुछ अच्छा लिखेगा दरबारी कवि तो एक राजा की इमेज समाज में अच्छी जाएगी, और अगर थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी जाती थी राजा के प्रति। तो हर्षवर्धन के भी दरबारी कवि होती हैं बाण भट्ट। बाण भट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में लिखा था, जिसका नेम है हर्षचरित। तो अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा हर्षचरित है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली को देखते हुए इसमें राजा बनने तक का पूरा वर्णन किया गया है। जो बाण भट्ट है उन्होंने देखा, हर्षवर्धन को महसूस किया कि किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनका साम्राज्य कहाँ तक है, उनके बारे में पूरा लिखा गया है। हर्षवर्धन के बारे में जो हर्षचरित है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही में उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं चीनी यात्री ष्वेन त्सोंग। अगर ष्वेन त्सोंग का आप लोगों को याद हो तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ष्वेन त्सोंग का जिक्र किया था। ये भी हर्ष के दरबार में रहते हैं और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा विवरण दिए हैं। हर्ष जो थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। अपने पिता के बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर हम उत्तराधिकार के पद पे देखें तो बड़ा बेटा ही रूलर बनता था, लेकिन जब इनके हर्ष के फादर की डेथ होती है तो ये अपने फादर के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। तो अब सबसे बड़े बेटे नहीं थे जिस कारण इन्हें थानेसर का राजा बनाया जाता है। और इनके भाई बहनोई जो थे वो थे कन्नौज के रूलर। इनके बहनोई हुआ करते थे, वो कन्नौज के रूलर थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं और बंगाल को जीत लेते हैं। अब जब वो मगध और बंगाल को जीत लेते हैं, उन्हें जब सफलता मिल जाती है तो उतनी अन्य जितनी मेन या बड़ी सफलता जो है उन्हें यहाँ से बंगाल से और मगध को जीतकर मिली थी, उतनी बड़ी सफलता अभी तक उन्हें कहीं भी नहीं मिली थी। और याद रखिएगा जब व्यक्ति को धीरे धीरे सफलताएं मिलने लगती हैं ना, तो व्यक्ति की आशाएं जो हैं वो कभी भी कम नहीं होती। उसकी आशाएं जो हैं एक मिलने के बाद उसकी दूसरे की आशाएं होने लगती हैं। तो ऐसे ही हर्षवर्धन की आशाएं भी बढ़ने लगी। और जब उन्होंने फिर उसके बाद नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की और दक्कन के क्षेत्र की तरफ चालुक्यों का वो हुआ करता था, रूल हुआ करता था। तो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय। तो जब वो हर्षवर्धन आगे बढ़ रहे थे तो पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें वहाँ पर रोक दिया। अब रोक दिया का मतलब है कि युद्ध वगैरह होता है उनके बीच कुछ जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉर्ट आउट किया गया। और क्या कहानी रही हर्षवर्धन की उसे हम देखेंगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में। तो पहले के राजा जो हुआ करते थे उनके लिए जो भूमि में लगाया जाने वाला कर होता था, जो टैक्स होता था, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। तो सेम इनके लिए भी अगर हम जो इन राज्यों का जो प्रशासन था, जैसे गुप्ता वंश की बात करें, सातवाहन वंश की बात करें, तो इनके लिए भी टैक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर किसी भी समाज को हमें राज्य को चलाना है तो उसके लिए टैक्स की आवश्यकता होगी। अगर राजा टैक्स नहीं लेगा तो उसके पास कहाँ से इनकम आएगी और वो अपनी जो प्रजा का देखभाल है वो कैसे करेगा। प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई हुआ करती थी वो गांव हुआ करते थे। जो प्राइमरी इकाई अगर हम देखते हैं तो वो गांव हुआ करते थे, विलेजेस हुआ करते थे। साथ ही में इसमें धीरे धीरे काफ़ी सारे बदलाव आने लगे। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीति या फिर सैन्य शक्ति रखने के लिए भी समर्थन जुटाने का कार्य चालू कर दिया।
क्योंकि उसके आसपास अगर हम देखें तो जो आसपास के राजा थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, और अगर आसपास के राजाओं की शक्तियों को ख़त्म करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी जो प्रजा है या फिर अपनी जो सेना है उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो इसमें प्रशासनिक पद जो थे वो आनुवंशिक बना दिए गए थे, यानी बेटे के बाद उस पिता का जो पद होता था वो बेटा निभाता था। तो जैसे कि कवि हरिश्चंद्र के पिता की तरह महादंड नायक अर्थात न्याय अधिकारी हुआ करते थे। हमें एग्जाम्पल मिलता है कि यहाँ पे जो पद होने लगे थे, प्रशासकीय कार्य जो होने लगे थे वो आनुवांशिक होने लगे थे, यानी जेनेटिक्सकली होने लगे थे। साथ में कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी कार्य करता था। जैसे हरिश्चंद्र अगर हम देखें तो ये महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य भी थे। अब कुमारा मात्य क्या होता है? ये एक प्रकार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्री होता है जो एक संधि विग्राहक यानी युद्ध और शांति के जो विषय होते हैं उनका मंत्री होता है, उनसे रिलेटेड कार्य करता है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो भी काफ़ी अच्छे से कार्य करते थे। जैसे स्थानीय लोगों में व्यापारी हो गए, श्रमिक वर्ग हो गया, किसान, जो भी और भी वर्ग आ जाते थे। इनकी जो नीतियाँ होती थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती थी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो गुप्ता पीरियड था वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया। एक नए प्रकार की सेना थी। एक नए प्रकार की सेना का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेना का गठन किया गया था वो एक टेक्निकल वे में किया गया था। कुछ राजा जो थे वो अभी भी पुराने राजाओं की तरह ही सुसंगठित सेना रखते थे, एक संगठित इकट्ठी सेना रखते थे। अब इकट्ठी सेना में वो कौन कौन से लोग शामिल होते थे? जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही शामिल होते थे। इनके साथ ही साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। अब जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी दिया करते थे। अब युद्ध में मान लीजिए कि राजा को घेर लिया गया या वो कठिन परिस्थितियों में हैं तो उसे जो है वो हेल्प दी जाएगी। साथ ही में इन सेना नायकों का कोई भी नियमित वेतन नहीं हुआ करता था। इनमें से कुछ को भूमिदान भी दिया जाता था और दी गई भूमि जो होती थी उससे इनकी यही सैलरी होती थी कि ये टैक्स वसूल लेंगे। अब जितना भी टैक्स वसूलेंगे वो इनकी सैलरी हो जाएगी। साथ ही में वो अपनी सेना तथा घोड़ों की भी देखभाल करते थे। साथ ही साथ इसमें वे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। और इस तरह के जो व्यक्ति हुआ करते थे वो सामंत कहलाते थे। किस तरीके के? जो सेना और घोड़ों का देखभाल करते थे, और अगर युद्ध की स्थिति हो गई तो वो क्या करते थे? सामंत जो होते थे वो हथियार जुटाने का कार्य करते थे। दक्षिण राज्यों में सभाएं भी होने लगी थी धीरे धीरे। अब यहाँ पे कमिटीज़ का भी गठन होने लगा था। अब लोग कमिटी स्थापित करते थे, उसके अनुरूप कार्य करते थे। तो अगर हम पल्लवों के बारे में देखें, पल्लव भी एक प्रकार का वंश था। अभी इसमें हमने देखिए सातवाहनों का नाम सुना, उसके अलावा हमने कुशाणों का नाम सुना, गुप्ता पीरियड का नाम सुना, शक शासकों का नाम सुना और पल्लवों का नाम सुना। अगर आप इनके किसी के भी नेम नहीं सुने थे तो काफ़ी सारे नेम आपको सुनने को मिले। ये सभाएं जो थी ये उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी और अलग अलग जो भी कार्य होते थे उन कार्यों की देखरेख करने के लिए की जाती थी। समितियों का गठन किया जाता था। जो भी स्थानीय कार्य होते थे उनकी देखभाल के लिए इन समितियों का गठन किया जाता था, ताकि यहाँ से इन समितियों के माध्यम से यहाँ पे देखभाल किया जा सके। साथ ही जो भी भूस्वामी हुआ करता था यानी ब्राह्मण, जिन इलाकों के भूस्वामी जो ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पे उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। अब ये यहाँ पे ब्राह्मण का क्या कॉन्सेप्ट है? उस समय पे जब भी ब्राह्मण यज्ञ वगैरह करवाते थे, यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे या कोई भी अच्छा कार्य करवाते थे तो उन्हें भूमि दान में दे दिया जाती। तो कुछ ऐसे विलेजेस भी थे जहाँ पे भूमि नहीं दी गई थी ब्राह्मणों को, तो उनके लिए उर नामक ग्राम सभा बनाई गई। अब ये उर नामक ग्राम सभा जो है ये नगरों के व्यापारियों का एक प्रकार का संगठन हुआ करता था, जिसमें ये सभी लोग मिलकर कार्य करते थे। ज़्यादातर ये जो सभाएं थी उनमें जो लीडर हुआ करते थे वो धनी और शक्तिशाली भूस्वामी तथा व्यापारी हुआ करते थे, जो अच्छे अच्छे कार्य करते थे, पैसा वगैरह जुटाने का कार्य करते थे। साथ ही में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उन्हें शॉर्ट करने का कार्य करते थे। अब एक टॉपिक आता है उस ज़माने में आम लोग। आखिर अगर हम किसी भी समाज में देखें तो एक
आम लोगों वाला तबका होता है, जिसमें जो अलग अलग लोग होते हैं। तो हमें भी ये देखना है कि यानी गुप्ता पीरियड में भी कुछ आम लोग रहे होंगे। तो आखिर ये आम लोग करते क्या थे और ये आम लोग कौन होते थे। तो जनसाधारण यानी जीवन की बहुत थोड़ी झलक हमें नाटकों या फिर कुछ अन्य स्रोतों में मिलती है। अगर हम देखें, इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है आम जीवन के बारे में। कालिदास अपने नाटकों में एक राज दरबार के जीवन के काफ़ी ज़्यादा चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास के बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिनके लिए वो प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है। इन नाटकों में देखें तो राजा जो है, राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया जाता था। लेकिन जो आम लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, वेल क्वालिफाइड नहीं होते, तो उस समय भी उन्हें संस्कृत बोलनी नहीं आती थी, उनकी अलग लैंग्वेज होती थी। तो महिलाएं जो है वो प्राकृत भाषाएं बोलते हुए दिखाई गई हैं। उनका जो प्रसिद्ध नाटक है कालिदास का वो है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत नाम का एक राजा था और शकुंतला नामक एक युवती थी। इन दोनों की प्रेम कहानी दी गई है अभिज्ञान शकुंतलम में। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ भी इसमें ये एक आम आदमी की कहानी शो की गई है कि वहाँ की जो राजा या जो राज कर्मचारी होते हैं वो उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं। तो एक मछुआरे की एक अंगूठी मिली, ये इसका टाइटल है। ये इसमें है क्या, एक मछुआरे को उसकी कीमती अंगूठी मिली थी। अब होता क्या है कि अंगूठी को राजा ने यानी राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दिया था, भेंट किया था। अब शकुंतला से गलती से वो रिंग जो है वो गिर जाती है और उसे मछली निगल लेती है। अब जब उस मछुआरे ने नदी में मछली पकड़ रहा था तो उसके हाथ में वो आई और अंगूठी उसे मिलती है। तो राजमहल पहुंचता है, द्वारपाल जो है उस पर चोरी का आरोप लगाते हैं और मुख्य पुलिस अधिकारी जो था उसे बुरी तरह से पेश करता है राजा के सामने, बहुत ही गलत वे में कि इसने चोरी किया है या समथिंग। लेकिन राजा जब उस अंगूठी को देखते हैं तो आई होप कि समझ गए होंगे, तो अंगूठी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्होंने क्या किया, मछुआरे को इनाम दिया। अब पुलिस वाले और द्वारपाल जो है वो मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चढ़ पड़ते हैं। इसमें हमें कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शो करती हैं आज के सिचुएशंस के बारे में या उस गरीब इंसान के बारे में कि यहाँ पे उसकी सिचुएशन जो थी वो क्या थी। चीन से एक तीर्थयात्री आए थे फासियन, उन्होंने भी इंडिया में कुछ वर्ग के बारे में लिखा है जो एलीट क्लास और एक जो दूसरा क्लास होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे इन्हें बाहर के शहरों में ऐसा बताते हैं वो कि जो यहाँ पे एक अछूत लोग हुआ करते थे, उन्हें बाहर के शहरों में रहना पड़ता था। साथ ही में वो लिखते हैं इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करके आना होता था। यानी मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अगर ये आएंगे तो सभी को बताते हुए आएंगे कि हम आ रहे हैं। लकड़ी को एक टुकड़े पर चोट करते हुए आते थे ताकि जो लोग हैं वो आवाज़ सुनकर सतर्क हो जाएं, समझ जाएं कि जो दूसरा क्लास है समाज का, जो अछूत वर्ग है वो आ रहा है और आवाज़ सुनकर सतर्क हो जाएं। साथ ही में इसमें लोगों को डर होता था कि हम ये जो हैं वो हमें छू ना लें या हम इनके संपर्क में ना आ जाएं। ये लोग जो थे वो संपर्क में आने से डरते थे। तो कुछ आम लोगों की बातें की गई हैं, आम लोगों के साथ ही उस समय की सिचुएशंस भी बताने की कोशिश की गई हैं कि एक जो उच्च वर्ग था और एक जो निम्न वर्ग, जैसे में हम दलित वर्ग वगैरह की बात करते हैं, तो उस समय उनके साथ बिहेव जो था वो किस प्रकार का किया जाता है। एक जगह बाणभट्ट जो हैं वो अपने अभियान पर निकली, जो राजा की सेना है उसका भी उन्होंने चित्रण किया गया है। अब इसमें राजा जो था वो साजो सामान लेकर यात्रा किया करते थे, उनके पास काफ़ी सारे हथियार हुआ करते थे, खाने पीने का सामान हुआ करता था और भी कुछ अन्य चीज़ें हुआ करती थी जिन्हें ऊँटों और हाथियों में सामान लाद कर ले जाया जाता था। इस विशाल सेना को बाणभट्ट बताते हैं कि विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए भी चलते थे। ये कुछ हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उस समय पे बनाए जाते थे। अब रास्ते में पड़ने वाले गांव जो हुआ करते थे उन्हें राजा का सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और
फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई भी अनुरोध उनके सामने रख दे। ये इस टाइप से बताया गया कि अब ये जो सेनाएं होती थी ये अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अब कैसे, अक्सर गांवों वालों की जो झोपड़ियाँ होती थी वो हाथियों के द्वारा कुचल दी जाती थी। व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल की हलचल जो है वो माहौल में लोग जो थे उससे डरकर भाग जाते थे। तो बाण भट्ट ये लिखते हैं कि जब भी राजा जो है वो बाहर निकलता था उससे पूरी दुनिया में धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो उस समय पे कुछ राजा के बारे में कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं, कुछ ख़राब बातें बताई गई हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, ये अनियंत है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। इसकी जो भी कहानी है इसमें कुछ बाहर की चीज़ों के बारे में बताया जाता है, कहानी जो होती है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिया गई हैं। गुप्त वंश की शुरुआत जो है वो लगभग 1700 साल पहले हुई थी और हर्षवर्धन का जो शासक था वो लगभग 1400 साल पहले था। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़िया तैयारी करते रहिए। और रामा IAS तो आप लोगों के साथ हमेशा साथ है। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।